नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इस वक्त जोधपुर के सेंट्रल जेल में हैं। सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत यहां रखा गया है। अब उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने गंभीर आरोप लगाए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सोनम वांगचुक की पत्नी अंगमो ने आरोप लगाया है कि राजस्थान पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी वो अपने पति से मिलने के लिए जोधपुर सेंट्रल जेल जाती हैं, तब से लेकर दिल्ली लौटने तक पुलिस उनके साथ रहती है और उनकी हर गतिविधि की निगरानी करती है। अंगमो ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। अपने हलफनामे में उन्होंने कहा है कि सितंबर के अंत से उन्हें लगातार दिल्ली में निगरानी में रखा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 7 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को जब वो जोधपुर सेंट्रल जेल में सोनम वांगचुक से मिलने गई तो जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्हें पुलिस वाहन में बैठा लिया गया और पूरी यात्रा के दौरान पुलिस उनके साथ रही। सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा कि उन्हें पहले से अपनी यात्रा की जानकारी अधिकारियों को देनी पड़ती है। अंगमो ने कहा कि जेल के अंदर जब वो अपने पति से मिल रही थी, तब एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मंगलेश और एक महिला कांस्टेबल वहीं पास में बैठी थी और उनकी बातचीत के नोट्स ले रही थी। हलफनामे में अंगमो ने कहा कि मुझे जोधपुर में किसी और से मिलने या कहीं और जाने की अनुमति नहीं दी गई। जब मेरे पास ट्रेन में सवार होने से पहले कुछ घंटे थे, तब भी पुलिस ने मुझे रेलवे स्टेशन ले जाकर वहीं बैठाए रखा। ट्रेन में भी अधिकारी मेरे साथ बैठे रहे और 2 घंटे बाद मेरता रोड जंक्शन पर उतरे। कांग्रेस ने अब कर्नाटक के आनंद में वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक के आनंद में हुई वोट चोरी में बड़ा खेल सामने आया है। एसआईटी को सबूत मिले हैं कि आनंद सीट पर हर एक वोटर को डिलीट करने के लिए 80 रुपए का पेमेंट किया गया था। कर्नाटक एसआईटी ने जांच में पाया कि वोट चोरी के इस खेल में 6018 वोटरों के नाम डिलीट करने के लिए फर्जी आवेदन किए गए, जिसके लिए कुल 4.8 लाख का पेमेंट हुआ। वोटर डिलीट करने के ये फर्जी आवेदन कलबुर्गी के एक डेटा ऑपरेटिंग सेंटर से भेजे जा रहे थे। इससे पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्नाटक की आनंद विधानसभा में वोट चोरी का खुलासा किया था, जिसके बाद एसआईटी ने वोट चोरी की जांच शुरू की थी। इस मामले में एसआईटी ने बीजेपी नेता सुभाष गुट्टेदार, उनके बेटों और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर छापा मारकर 7 लैपटॉप और कई मोबाइल फोन बरामद किए। कांग्रेस ने कहा, ये जरा सोचिए, वोट चोरी का ये भंडाफोड़ तो सिर्फ एक विधानसभा सीट का है। बीजेपी ने इस तरह कहां सिस्टमैटिक वोट चोरी की है, उसका खुलासा होना अभी बाकी है। बीजेपी की ये वोट चोरी लोकतंत्र पर सीधा हमला है। जहां गरीबों और वंचितों के अधिकारों को छीना जा रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है। लेकिन अब और नहीं, बीजेपी की वोट चोरी और चुनावी धांधली का सच पूरे देश के सामने आ चुका है। जनता इनकी नीयत समझ चुकी है, करारा सबक सिखाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के शरद सत्र के पहले दिन ही हंगामा देखने को मिला। ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक बशीर वीरी ने कहा कि मलिक की भूमिका विवादित रही थी। इस पर बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा ने आपत्ति जताई और मांग की ये टिप्पणी रिकॉर्ड से हटाई जाए। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर ने कहा कि दिवंगत के प्रति सम्मान बनाए रखें, लेकिन टिप्पणी हटाने से इनकार कर दिया। श्रद्धांजलि भाषणों के अंत में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शायद मलिक ने वही किया जो उन्हें सही लगा होगा। कांग्रेस नेता जीए मीर ने सत्यपाल मलिक को एक स्पष्टवादी और लोकप्रिय नेता बताया और कहा कि उन्होंने अपने आखिरी दिनों में सच्चाई सामने लाने के लिए संघर्ष किया। वहीं पीडीपी विधायक रफीक नाइक ने कहा कि किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, भले ही मतभेद क्यों ना रहे हों। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का सीएम चेहरा आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव होंगे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे। गहलोत ने कहा कि उप मुख्यमंत्री और भी लोग बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा नेता तो तेजस्वी यादव हैं, एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कहने से नहीं चलेगा। सीएम फेस के ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा कि हमसे ज्यादा आप लोगों को इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा। हमें बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए एकजुट हुए हैं। तेजस्वी ने कहा कि हम साथ मिलकर 20 साल पुरानी डबल इंजन की निकम्मी सरकार को बाहर निकाल फेंकेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ सत्ता पर काबिज होना नहीं, बल्कि बिहार के समग्र विकास का संकल्प है। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन केवल पद या पदाधिकार के लिए नहीं, बल्कि बदलाव के लिए एकजुट हुआ है। उन्होंने अपने साथियों से विश्वास और सहयोग के लिए धन्यवाद कहा और वादा किया कि गठबंधन मिलकर बिहार में व्यापक पारदर्शिता, विकास और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करेगा। तेजस्वी ने आश्वासन दिया कि वो अपनी पूरी क्षमता लगाकर जनता की आशाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे।
तेजस्वी ने कहा कि जेडीयू के 20 साल राज करने के बाद 11 साल मोदी के शासन के बाद बिहार सबसे गरीब है। बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, बिहार से पलायन हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार फिसड्डी है। बिना घूस दिए यहाँ काम नहीं होता। जनप्रतिनिधियों को भी पूछ नहीं है, डिपार्टमेंट मंत्री नहीं अफसर चला रहे हैं। कई घोटाले हुए लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। चूहे पुल गिरा दे रहे हैं। पटना की सड़कों पर गोलियां चल रही हैं। बिजनेसमैन की हत्या हो गई, कहीं कुछ नहीं हुआ। एनडीए ने अपना कोई एजेंडा, ब्लूप्रिंट या मैनिफेस्टो नहीं बताया कि वो आगे आने वाले सालों में क्या करेंगे। ये हमारी नकल करते हैं। हमने पेंशन बढ़ाने का कह दिया, हमने नौकरी देने का कहा तो नौकरी देने की बात करने लगे। ये थके लोग हैं। ये हर हाल में कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ना कि बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिहार चुनावी माहौल में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। उनके पिता लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के 4 मामलों में कुल 32.5 साल की सजा हो चुकी है और वो अब भी दिल्ली की सीबीआई अदालत में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। तेजस्वी खुद आईपीसी की धारा 420 के आरोपी हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जानती है कि राज्य के विकास में किसका योगदान है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार ही बिहार को आगे बढ़ाएगी। बिहार में चुनावी जंग तेज होती जा रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वीआईपी के मुकेश सहनी बोले, आज इस समय का मैं 3.5 साल से इंतजार कर रहा था। भाजपा में जिस तरह से हमारे विधायकों को तोड़ा, गरीब मल्लाह को रोड पर ला दिया, हमने संकल्प लिया था कि जब तक भाजपा को तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। महागठबंधन मजबूत है, हम सरकार बनाएंगे, बीजेपी को बिहार से बाहर करेंगे। कांग्रेस नेता राजेश राम ने कहा कि गठबंधन एकजुट है। आज का दिन सपना साकार करने वाला होगा। आज पूरी ताकत दिखेगी, हम लोग तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। वहीं लेफ्ट के नेताओं ने भी कहा कि हम एकजुट होकर लड़ेंगे और बिहार बदलेंगे। बिहार में बदलाव की बहार है। लेफ्ट नेता दीपांकर भट्टाचार्य बोले, बिहार का राष्ट्रीय संदर्भ है। हम कहना चाहते हैं कि देश के संविधान की रक्षा करने के लिए बिहार तैयार है। वोट चोर गद्दी छोड़ बिहार इस नारे को साकार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते एशियान समिट में हम मलेशिया नहीं जाएंगे। जानकारों के अनुसार इसके पीछे शेड्यूल संबंधी कारण है। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। समिट कुआलालंपुर में 26 से 28 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगा। हालांकि पीएम मोदी वर्चुअल मोड के जरिए एशियान इंडिया समिट में हिस्सा लेने की संभावना है। पिछले कुछ वर्षों में पीएम मोदी ने इस समिट और ईस्ट एशिया समिट में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। मलेशिया ने समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और कई बाकी देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है। ट्रंप 26 अक्टूबर को 2 दिन के दौरे पर कुआलालंपुर आएंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन में जाएंगे या नहीं। अब ये लगभग तय हो गया है कि पीएम वहां नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि उन्हें दुनिया के नेताओं के साथ गले मिलने, फोटो लेने या अपने आप को विश्वगुरु दिखाने के कई मौके गंवाने पड़ेंगे। मोदी जी न जाने का कारण सरल है। वो राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा संभावित तौर पर टारगेट किए जाने से बचना चाहते हैं। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने इसी कारण मिस्र में होने वाले गजा शांति शिखर सम्मेलन में भी भाग लेने से इनकार किया था। सोशल मीडिया पर ट्रंप की तारीफ में संदेश पोस्ट करना एक बात है, लेकिन उनके साथ शारीरिक रूप से दिखना, जो बार बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रोका और 5 बार ये कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है, ये मोदी जी के लिए बहुत जोखिम भरा है। शायद पीएम उस पुराने बॉलीवुड गीत को याद कर रहे हैं, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दोहराया है कि भारत जल्द ही रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत इस साल के अंत तक रूस से तेल खरीद में भारी कमी करेगा। ये बयान तब आया जब ट्रंप ने बुधवार को रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि भारत ने मुझे कहा है कि वो धीरे धीरे रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। साल के अंत तक ये खरीद लगभग खत्म हो जाएगी। पीएम मोदी बहुत अच्छे हैं, मैंने उनसे कल बात की थी। अमेरिका ने रूस पर तेज आर्थिक प्रहार किया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह कदम उस समय उठाया गया है जब रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की सारी कूटनीतिक कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं
और यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार विदेशी सैन्य मदद की मांग कर रहे हैं। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका और बड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने सहयोगी देशों से भी इन प्रतिबंधों का समर्थन करने की अपील की। अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इसका मकसद क्रेमलिन पर दबाव डालना है ताकि रूस यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करे। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ईमानदारी से अमेरिका के साथ वार्ता नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस स्थिति से निराश हैं क्योंकि वार्ता में उम्मीद के मुताबिक प्रगति नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 में होने वाला है। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी SIR के खिलाफ मुखर रही हैं, लेकिन टीएमसी के विधायक और सांसद इसके लिए अपने क्षेत्र में तैयारियां तेज कर रहे हैं। पार्टी नेताओं ने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की बैठकें आयोजित की और उन्हें निर्देश दिए कि BLOs यानी ब्लॉक लेवल अधिकारी जब घर घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच करें तो सुनिश्चित करें कि किसी का नाम हटाया ना जाए। पंजाब में इस बार पराली जलाने के मामलों में 4 गुना तक कमी आई है। राज्य की पुलिस और प्रशासन की सख्त निगरानी का बड़ा असर दिख रहा है। पंजाब पुलिस ने बुधवार को बताया कि इस साल 15 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच राज्य में सिर्फ 415 पराली जलाने के मामले दर्ज हुए, जबकि पिछले साल इसी समय में 1510 मामले थे और 2023 में 1764 मामले दर्ज हुए थे। यानी इस बार पराली जलाने की घटनाएं करीब 4 गुना कम हुई हैं। पुलिस ने कहा यह नतीजा लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई का परिणाम है। भारतीय सेना की बड़ी बैठक आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस गुरुवार से जैसलमेर में शुरू हो रही है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। सबसे बड़ा मुद्दा है अग्निवीर योजना में बदलाव। सूत्रों के मुताबिक सरकार अग्निवीरों को रिटेंशन रेट यानी स्थायी भर्ती दर 25% से बढ़ाकर 75% तक करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। पहले बैच के अग्निवीर अगले साल अपनी 4 साल की सेवा पूरी करेंगे, इसलिए ये मुद्दा बेहद अहम माना जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में सेना की टॉप लीडरशिप देश की सुरक्षा स्थिति और नए ऑपरेशनल चैलेंजेस पर भी चर्चा करेगी। जेएनयू छात्र संघ की चुनाव समिति ने गुरुवार को 2025-26 सत्र के चुनावों का अस्थायी कार्यक्रम जारी किया। जारी कार्यक्रम के अनुसार 4 नवंबर को मतदान होगा और 6 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अंतिम वोटर लिस्ट जारी करने और उसमें संशोधन की प्रक्रिया होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि अंतिम वोटर लिस्ट, नामांकन प्रक्रिया और नाम वापसी की तिथियों का विस्तृत विवरण अगले सप्ताह प्रकाशित किया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.